नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज के वीडियो में हम लोग आपको दूसरा पार्ट देने जा रहे हैं ईसीजी एनालिसिस का, जिसमें 4 नंबर और 5 नंबर का स्टेप हमने नहीं बताया था पिछले वाले वीडियो में, तो आज उसको पूरा करेंगे, आज इसको हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर रहे हैं आज का वीडियो, जिसमें चौथा जो स्टेप है आपका वो है पी आर इंटरवल और उसका रिलेशन। देखिए, अगर इससे पहले वाला 3 स्टेप अगर आप नहीं जानते हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें देखिए कि ईसीजी एनालिसिस इन 5 स्टेप, उस वीडियो को देख करके उसके बाद आप इसको देख सकते हैं, या अभी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चौथा स्टेप हम लोग बता रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि 3 स्टेप कहाँ गायब कर दिया तुमने। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। स्टेप 4 है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, पीआर इंटरवल देखते हैं। ठीक है ना, पीआर इंटरवल किस तरह का होना चाहिए। पीआर इंटरवल 200 एमएस से कम ही होना चाहिए। ठीक है ना, उसको सेकंड में अगर हम लोग बात करें तो 0.20 सेकंड होना चाहिए। ठीक है ना, 0.20 सेकंड यहां पे हमने लिखा हुआ है। ठीक, 0.20 सेकंड होना चाहिए। और ये वेरी कब करता है, कब ये बढ़ जाता है, कब ये घट जाता है। ठीक है ना, ये भी आपको जानना होगा। देखिए, हम लोग ये एनालिसिस करने का प्रयास कर रहे हैं कि ईसीजी एबनॉर्मल है कि नॉर्मल है। डायग्नोसिस तो नहीं बता रहा हूं मैं यहाँ पे, लेकिन हाँ, एबनॉर्मलिटी के बारे में आपको आसानी से पता चल जाएगा अगर आप पीआर इंटरवल को भी देखते हैं तो। ठीक है, तो इसमें क्या देखना होता है, पीआर इंटरवल में ड्यूरेशन आपने देख लिया कि जो उसके बीच का ड्यूरेशन है वो नॉर्मल है कि नहीं। देखिए, ये एक ईसीजी स्ट्रिप आपके सामने है। इस ईसीजी स्ट्रिप में क्या हो रहा है कि जो हमारा पी वेब है और कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स है जो और पी वेब है, इन दोनों के बीच अगर देखेंगे तो एक निश्चित ड्यूरेशन, हर जगह पे एक समान ड्यूरेशन रहता है। और अगर आपको नहीं पता है कि पी आर इंटरवल क्या होता है, ये बेसिक चीज ही आपको नहीं पता है, तो ये समझ लीजिए कि जहां से बिगिनिंग होता है पी वेब का और जहां से क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का बिगिनिंग होता है, इन दोनों के बीच में जो ड्यूरेशन आता है उसको हम लोग पी आर इंटरवल बोलते हैं। उसका टाइमिंग जो है वो 200 से कम होना चाहिए, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है ना, 200 से अगर कम रहेगा तो उसको हम लोग नॉर्मल मानेंगे। ये चीज हो गया, ये आपको नॉर्मल दिख रहा है। ठीक है ना, 200 से कम ही दिखेगा, तो ये आपको नॉर्मल दिख गया। नॉर्मल साइनोसिदम में क्या होगा, आपका पी वेब प्रॉपर बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा प्रॉपर, उसके बाद टी वेब बनेगा। तो बारी बारी से ये तीनों चीज रिपीटेशन होता रहता है। जैसे कि इस ईसीजी में आप देख सकते हैं कि पहले आपको क्या बन रहा है, पहले आपका बन रहा है कि पी वेब है, कॉम्प्लेक्स है और टी है। ठीक है ना, पी वेब कॉम्प्लेक्स टी, ये चीज रिपीट हो रहा है, ये चीज बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, इसका जो बीच का ड्यूरेशन है, अगर इसको आप मेजर करते हैं तो ये आपका नॉर्मल आएगा, यानी कि 200 एमएस से कम आएगा, तो इसको हम लोग नॉर्मल साइनस रिदम बोलेंगे। और इसका पीआर इंटरवल हम लोग अब चेक कर चुके हैं कि नॉर्मल ही है। ठीक है, जो स्मॉल बॉक्स होता है, देखिए 5 स्मॉल बॉक्स से अगर अधिक जाता है पीआर इंटरवल, तो उसको हम लोग समझ जाएंगे कि 200 एमएस से अधिक जा रहा है, तो ये एबनॉर्मल है, ये एबी ब्लॉक के अंदर में आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए, इसमें फर्स्ट डिग्री एबी ब्लॉक किस तरह से होता है। ठीक है, तो फर्स्ट डिग्री एबी ब्लॉक को समझने के लिए आपको इस चीज को देखना होगा, ईसीजी को देखना होगा। देखिए, इस वाले ईसीजी में हो क्या रहा है कि जो हमारा इंटरवल है पी का और कॉम्प्लेक्स का बीच का जो इंटरवल है, यानी कि जो डिस्टेंस है, वो टाइमिंग जितना लग रहा है वो अधिक है। कितना है, 200 से अधिक है, 200 एमएस से अधिक है। या इसको अगर सेकेंड में आप लिखना चाहते हैं तो ये आपका है 0.20 सेकेंड से अधिक। ठीक है ना, इससे और इससे दोनों एक ही बराबर है, इससे अधिक अगर है तो आपका फर्स्ट डिग्री एबी ब्लॉक में आएगा। लेकिन जब आपको फर्स्ट डिग्री एबी ब्लॉक समझ में आने लगे, यानी कि 200 से अधिक दिखने लगे, तो आपको हर जगह का चेक करना होगा, देखना होगा प्रॉपरली कि इसमें कोई वेरिएशन तो नहीं आ रहा है। जो डिस्टेंस है, मान लीजिए कि आ गया 240, ठीक है, 240 एमएस आ गया, तो वो क्या हर जगह 240 चल रहा है कि नहीं। ठीक है ना, 240 अगर चलता है तो इसका मतलब सही जा रहा है, ये फर्स्ट डिग्री ब्लॉक में ही है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग। देखिए, फर्स्ट डिग्री ब्लॉक तो हो गया, सेकेंड डिग्री ब्लॉक में 2-3 तरीके के होते हैं, जिसमें से आपको पहला हम लोग बता रहे हैं कि मोबिज टाइप 1, जिसको विकी बैक भी बोलते हैं।
इसमें और उस ईसीजी में दोनों में अंतर क्या था ये आपको बताना है। देखिए इसमें आपको अंतर बताना है, पिछले वाले ईसीजी में और ईसीजी में क्या अंतर है। ये जो पीआर इंटरवल है, देखिए स्टेप 4 पढ़ रहे हैं ना, तो स्टेप 4 में आपको क्या देखना है, स्टेप 4 में केवल पीआर इंटरवल पे आपको ध्यान देना है। तो फर्स्ट डिग्री हुआ पीआर इंटरवल के देखने के बाद, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड डिग्री होगा, इसी को भी पीआर इंटरवल देखने के बाद ही डिसाइड कर पाएंगे, ठीक है। सॉरी, तो यहां पे जो ड्यूरेशन है और यहां पे जो ड्यूरेशन है और यहां पे ड्यूरेशन है, इन तीनों में डिफरेंस है। देखिए आपको देखते ही पता चल पा रहा है कि ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है, बारी बारी से बढ़ता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद एक जगह पे क्या हो गया, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स गायब हो गया, तो यहाँ पे ड्यूरेशन आप नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक बार पी वेब आया, फिर दोबारा पी वेब भी आया, बीच का कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो ये आपका किस तरह का हुआ, ये प्रोग्रेसिव हो रहा है, यानी कि जो पीआर इंटरवल है वो क्या हो रहा है, पीआर इंटरवल क्या हो रहा है, प्रोग्रेसिव है, यानी कि लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है ना। लगातार कैसे हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये ऊपर की तरह तीर दिखाया हुआ है, ठीक है ना। ये आपका लगातार बढ़ता जाएगा, फिर एक बार कॉम्प्लेक्स ही गायब हो जाएगा, फिर दोबारा से फिर वही चीज रिपीट होगा। तो इन सारे चीज का रिपीटेशन होगा बारी बारी से, इन सबका अगर रिपीटेशन होता है बारी बारी से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक मोबिस टाइप 1 या विकी बैक, ठीक है। इसके आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक मोबिस टाइप 2, टाइप 2 में क्या होता है और टाइप फर्स्ट में क्या होता है। अभी हम लोगों ने टाइप फर्स्ट देखा, मोबिस टाइप फर्स्ट। सेकेंड डिग्री ब्लॉक, ब्लॉक को ध्यान रखिए, ब्लॉक कौन सा है, ब्लॉक है सेकेंड डिग्री। पिछले वाले में सेकेंड डिग्री ब्लॉक पढ़ा था, अभी वाले में सेकेंड डिग्री ब्लॉक पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये मोबिस टाइप 2 है, वो 1 था, ये 2 है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें कोई प्रोग्रेशन नहीं देखने को मिलता है आपको, इसमें कोई प्रोग्रेशन नहीं देखने को मिलता है। अगर पी से कॉम्प्लेक्स की बात करें, पी से कॉम्प्लेक्स की बात करें, तो ये लगभग सिमिलर रहेगा, लेकिन बीच में ये चीज आएगा, आपको ये चीज देखने को मिलेगा, यानी कि पी वेव फिर पी वेव। जैसे पिछले वाले में हुआ था कि कॉम्प्लेक्स ही सीधा सीधा गायब हो जाए, यानी कि टी के बाद आपको पी वेव अगर देखने को मिल रहा है दोबारा से, तो ये आपका मोबिस टाइप 2 में चला जाता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें प्रोग्रेशन नहीं होना चाहिए, प्रोग्रेशन हो गया तो आपका मोबिस टाइप 1 चला जाएगा, या उसको विकी बैक भी बोलते हैं। तो ये आपका टाइप 2 हो गया। ध्यान रखिए ये चौथा स्टेप है हमारा, ठीक है ना। चौथा स्टेप में हमें क्या देखना था, हमें देखना था पीआर इंटरवल। पीआर इंटरवल से ही हम लोग को ये सारी चीजें पता चल रही हैं, यानी कि पीआर इंटरवल इंपॉर्टेंट बन जाता है। पहले वाले में मैं अगर बता दूं तो इसके पिछले वाले जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था हार्ट रेट किस तरह का है, ठीक है, रेगुलर इरेगुलर। और दूसरे में क्या देखा था, रिदम देखा था कि रिदम किस तरह से चल रहा है, ठीक है ना। और तीसरे में क्या देखा था, पी वेव को देखा था हमने। तो पी वेव किस तरह से, अगर पी वेव छोटा है, बड़ा है, लंबा है, उसमें डिफरेंस अगर हो रहा है तो आर्ट्रियल में दिक्कत हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें एक एक स्टेप से देखनी जरूरी है। तो ये अभी हम लोग का चौथा स्टेप है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक 2s21। 2s21 का क्या मतलब है भाई, देखिए ये जो ईसीजी आपको शो हो रहा है, ईसीजी जो दिख रहा है, इसमें क्या हो रहा है आपको, पिछले में जो मैंने बताया था, सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक में जो बताया था मैंने मोबिस टाइप 2 में, उसमें कुछ इस तरह से था, टी वेव था, ठीक है, फिर पी वेव था, फिर पी वेव था, टी वेव था, पी वेव था, पी वेव था। लेकिन ये चीज एक ही जगह पे था, केवल हर जगह पे नॉर्मल था। पिछले वाले अगर स्लाइड में मैं आपको दिखाऊं, देखिए पिछले वाले स्लाइड में और इसमें आप अंतर कर पाएंगे। देखिए सॉरी, ये जो ईसीजी है, सॉरी, और इसके पीछे वाला ईसीजी है, ये देखिए टाइप 2 वाले में देखिए ये एक ही जगह पे हुआ है, लेकिन सेकेंड वाले में क्या हो रहा है, जो 2s21 है, इसमें क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है फिर से, ठीक है ना। तो ये जो रिपीटेशन है बार बार, ये चीज आपका कंफर्म करता है कि 2s21 एवी ब्लॉक है। ये पीआर इंटरवल देखने के बाद ही हमको पता चला, क्योंकि पीआर इंटरवल यहाँ पे अधिक है, उसके बावजूद भी एक पी वेव एक्स्ट्रा बन रहा है, पी वेव एक्स्ट्रा बन रहा है, ठीक है ना। और इसका ड्यूरेशन जो है अधिक है। पीआर इंटरवल से हमें ये पता चल चुका है कि 2s21 एवी ब्लॉक किस तरह से होता है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक। ये भी पीआर इंटरवल को ही देख के पता चल पाता है। पी और कॉम्प्लेक्स दोनों को देखना है, रिलेशन इनके बीच में बैठाना है, ठीक है ना। जंक्शन एनालिसिस का भी है इसमें,
और इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पी वेब और कॉम्प्लेक्स, ये देखिए, ये हमारा टी वेब है, ये हमारा टी वेब है, लेकिन ये आपका पी वेब है, ये आपका पी वेब है, ये आपका पी वेब है, ये आपका पी वेब है। हो क्या रहा है, इनमें अंतर क्या है? देखिए, ये आपका बीच में ही एक आ गया, फिर एक यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। अलग अलग जगह पे तो आ रहा है ना, इसका जगह बार बार बदल रहा है, ठीक है, कोई फिक्स नहीं है। अगर ये इसके बीच में आया तो यहीं पे बीच में आता तो नॉर्मल मानते हम लोग कि हाँ भाई ठीक है, मतलब एक पैटर्न बना रहा है, लेकिन इसमें पैटर्न नहीं बना रहा है, नॉर्मल नहीं मानेंगे, मतलब पैटर्न नहीं बनाएगा, ठीक है ना। तो ये पैटर्न नहीं बना रहा है, यानी कि कॉम्प्लेक्स और पी वेब के बीच में कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, जैसे पीछे हम लोगों ने पैटर्न देखा था। तो इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड डिग्री ब्लॉक बोलते हैं, जिसको CHB बोलते हैं, ठीक है ना, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, या एवी डिसोसिएशन बोलते हैं, जिसमें कोई भी समन्वय, सॉरी, जिसमें कोई भी एक तरह से रिलेशन नहीं रहता है कि मतलब पी कब बनेगा, कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, पी कब बनेगा, कॉम्प्लेक्स कब बनेगा। जब इस तरह का कोई रिलेशन में नहीं रहता है तो इसको हम लोग थर्ड डिग्री ब्लॉक बोलते हैं। अगला स्टेप 5 की बात करते हैं हम लोग। स्टेप 5 में क्या है, QRS कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे जब हम, तो QRS कॉम्प्लेक्स का ड्यूरेशन देखना बहुत जरूरी है। 80 से 120 ms के बीच में ही होना चाहिए, तो उसको नॉर्मल मानते हैं, ठीक है। तो ये जो नैरो QRS कॉम्प्लेक्स है वो अगर 120 से कम आ रहा है तो उसको हम लोग नॉर्मल मानेंगे, ठीक है। और वाइडन QRS कॉम्प्लेक्स जो है 120 से अगर अधिक जा रहा है, 120 क्या है, ms में बात कर रहा हूं मैं, 120 ms, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जो ये लिखा हुआ है ये सेकंड में लिखा हुआ है, ड्यूरेशन जो भी दोनों ड्यूरेशन है ना ये सेकंड में लिखा हुआ है। तो ये किसी अदर वजह से हो सकते हैं, जैसे कि वेंट्रिकल में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके वजह से ये वाइड हो सकता है, उसके वजह से ये आगे बढ़ सकता है, ठीक है। देखिए ECG की बात करें हम लोग, ये देखिए, ये वाला जो ECG है इसमें मैं आपको दिखाऊं तो ये ECG एक तरह से क्या है, इन दोनों के बीच का ड्यूरेशन देखिए, सॉरी, कॉम्प्लेक्स में ड्यूरेशन देखिए, यहां से शुरू करते हैं और यहां तक शुरू करते हैं, ठीक। इन दोनों के बीच का जो ड्यूरेशन है, यानी कि Q का शुरुआत जहां से हो रहा है और जहां पे S खत्म हो रहा है, इन दोनों के जो बीच का ड्यूरेशन है वो 120 ms से कम आना चाहिए, ठीक है ना। 120 ms कम आना चाहिए, कितना से कम, 120 ms से कम, या 0.120 सेकेंड से कम आना चाहिए, तो हम उसको नॉर्मल मानते हैं इस ड्यूरेशन को, ठीक है। तो QRS कॉम्प्लेक्स भी देखना हमें जरूरी है, जैसे हमने PR इंटरवल देखा है वैसे QRS कॉम्प्लेक्स भी देखना जरूरी है। अभी हम लोगों ने ये देखा, उसके बाद आप देखिए उसके वजह से क्या होगा, बंडल ब्रांच ब्लॉक होगा। जब भी ड्यूरेशन अगर अधिक है तो बंडल ब्रांच ब्लॉक हो सकता है। इसमें दो चीजें हैं जो कि बंडल ब्रांच ब्लॉक में चेंज होती है, जिसको हमें बहुत ध्यान से देखना है। QRS कॉम्प्लेक्स को कितना अच्छा से देखना होगा आपको, ये चीज आप अपने माइंड में बैठा लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप इसे एनालाइज कर रहे हैं। देखिए शुरू में समय लगता है, शुरू में जब भी हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो समय लगेगा, उसको एक एक लीड्स को देखना होता है। 12 लीड है ना, 12 लीड को पूरा प्रॉपर देखना होगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि ECG अब नॉर्मल है कि नॉर्मल है। ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, वैसे वैसे आपके लिए नॉर्मल होता जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप छोटे थे जब, तो आप गिनती पहाड़ा, जिसको टेबल बोलते हैं, टेबल अगर आप याद करते थे तो आपको याद नहीं होता था, लेकिन अब आप उसको याद नहीं करते हैं, लेकिन तभी भी आपको पता है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत गया, रिपीटेशन इतने होने लगे बार बार उस चीज को आप देखते गए, तो उस समय आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, धीरे धीरे आप समझ गए, उसको माइंड में सेट हो गया आपका कि किस तरह से टेबल मतलब क्रम में बढ़ता जाता है, गुणा होता है, ठीक है ना, उस अंक का जिसका हम लोग टेबल करते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। तो एनालिसिस करने के लिए घबराइएगा नहीं कि एनालाइज कर रहे हैं, अरे इतना बड़ा वीडियो बना दिया जिसमें कई सारी चीजें हैं, कैसे हम लोग देखेंगे इतना। ये तो बताना तो आपको जरूरी है ना। जब आप पूरा जान जाएंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप खुद ही कम समय लेंगे, आप अपने अनुसार समय लेंगे, मेरे अनुसार तो समय नहीं लेंगे, लेकिन इस वीडियो को देख लीजिए, काम आएगा आपके, ठीक है। देखिए बंडल ब्रांच ब्लॉक में दो तरह के चेंजेस होते हैं। जैसे जो चेंज है हमारा, इस चेंज में एक तरह का ये चेंज होगा कि QRS जो कॉम्प्लेक्स है वो वाइड हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल से वाइड। नॉर्मल कितना मैंने बताया था, देखिए ये सेकंड में लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 200
एमएस भी लिख सकते हैं। 200 एमएस से अगर अधिक आ रहा है तो वो आपका वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बोला जाएगा, ठीक है। और सेकेंड थिंग है कि मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाएगी। मॉर्फोलॉजी मतलब कि दिखने वाला, जैसे कि किस तरह का वो दिख रहा है, उसका स्ट्रक्चर, उसका ढांचा चेंज हो जाएगा। तो वो चेंज कब होगा, वो डिपेंड करेगा किस तरह का ब्लॉक है। जैसे फर्स्ट डिग्री ब्लॉक है, सॉरी राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है या लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, तो उसमें आपका मॉर्फोलॉजी चेंज होगा, ठीक है। ये देखिए एक ईसीजी दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये जो ईसीजी है इसमें क्या आपको लग रहा है, क्या इसी तरह का पैटर्न नॉर्मल बनता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का? V1 में क्या इसी तरह का पैटर्न आपको बनता है? नहीं बनता है V1 में इस तरह का पैटर्न। V1 में पैटर्न जो बनता है हमारा कॉम्प्लेक्स का, वो छोटा सा r उसके बाद s, इस तरह से पैटर्न बनता है। इसको हटाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से नहीं बन पाया है। देखिए, छोटा सा r फिर s, इस तरह से कुछ पैटर्न बनता है। दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे आपको? ठीक है, दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो ये इस तरह का पैटर्न नहीं है, ये अलग पैटर्न हो गया। ये पहले आपका Q बन गया, फिर उसके बाद R बन गया, S तो है नहीं, तो ये एबनॉर्मल पैटर्न हो गया। यानी कि आपका जो मॉर्फोलॉजी है वो चेंज हो गया। और इनके बीच का जो ड्यूरेशन देखेंगे, इनके बीच का ड्यूरेशन देखेंगे, तो ये 1 बिग बॉक्स से अधिक आएगा, यानी कि 200 ms से अधिक आएगा। तो ये आपका आरबीबी शो कर रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने बताया था कि राइट बंडल ब्रांच हो चाहे लेफ्ट बंडल ब्रांच हो, कोई भी अगर ब्लॉक होगा तो उसमें कॉम्प्लेक्स चौड़ा हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। और जो आपका ईसीजी में जो मॉर्फोलॉजी है वेब्स का, वो बदल जाएगा। तो वो बदल गया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दोनों पे आप आसानी से देख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो एनालिसिस है, इसमें आप क्या कर रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ठीक। आगे चलते, अब बात आती है कि बंडल ब्रांच ब्लॉक में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स चौड़ा क्यों होता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स चौड़ा क्यों होता है? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स चौड़ा क्यों होता है, वाइड क्यों होता है? इसका आंसर ये रहा। जब कंडक्शन का जो पाथवे है उसमें बाधा आने लगे, उसमें कोई ब्लॉकेज हो जाए, तो वो उस डायरेक्शन से आराम से नहीं जा पाता है। इस वजह से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स चौड़ा हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए कि इमेज आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहां पे आ जाइए, ठीक है, इसी को लेते हैं। ये जो हमारा लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक शो करेगा, लेफ्ट बंडल ब्रांच है, और ये आपका क्या है, राइट बंडल ब्रांच है, ठीक है। तो ये जो एलबीबी आरबीबी ब्लॉक तो अभी नहीं बता रहा हूं, ये एलबीबी मतलब लेफ्ट बंडल ब्रांच, ठीक है ना। थर्ड वाला लग जाएगा तब आपका ब्लॉक होगा, ठीक है। तो कंडक्शन डिले कब होता है? कंडक्शन डिले, मान लीजिए कि अगर रास्ता है इधर से जाने का, ठीक है, इधर से रास्ता है जाने का, लेकिन हम इसको यहां से ब्लॉक कर देंगे, तुम भाई इधर से नहीं जाओगे। तो जो इंपल्स है वो यहां तक तो आएगी, लेकिन इसके आगे नहीं जा पाएगी। ये इस रास्ते वाले में तो सीधा चली जाएगी इधर। क्यों? क्योंकि रास्ता खुला हुआ है। कहीं, अच्छा मान लीजिए कहीं आप हाईवे पे जाते हैं, ठीक है, और बीच में जाम लगा हुआ है या पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है, खराब है रास्ता, तो आप क्या करते हैं, बाई पास पकड़ के जाते हैं, दूसरे रास्ते से जाते हैं, लेकिन जाते तो है ना। उसी तरह से हमारा क्या है, इंपल्स है। इंपल्स क्या करता है, इंपल्स ऐसे से घूमते हुए आएगा, लेकिन जब जितना समय में दोनों तरफ इंपल्स चला जाना चाहिए था, ठीक है ना, जितना समय में दोनों तरफ इंपल्स चला जाना चाहिए था, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल दोनों में, उतने समय में नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि रास्ता ब्लॉक है। आपको जैसे मान लीजिए कि यहां पे आपको समझाते हैं, अगर ऐसे एक रास्ता है, ऐसे एक रास्ता है, ठीक है, ये क्या है, ये रास्ता है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे खराब है रास्ता, दूसरा कलर ले लेते हैं, यहाँ पे रास्ता खराब है, ठीक है ना, यहाँ पे रास्ता खराब है इतने दूर, तो आपको क्या करना होगा, अगर आपको जाना ही है तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से उतर जाइए, ठीक है, इस साइड से होके जाइए, ठीक है ना। आप कहाँ जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, क्योंकि आपको फिर इसी रास्ते पे आना है वापस, ठीक है। तब आप इसके आगे जाएंगे। तो मान लीजिए कि आपको जाने में इधर से अगर सामने से जाते तो आपको कितना देर लगता है, आपको लगता है 1 मिनट, ठीक है।
लेकिन अभी आपको कितना मिनट लगेगा, अभी आपको कितना मिनट लगेगा, 2-3 मिनट और बढ़ जाएगा, यानी कि 4 मिनट 5 मिनट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी। तो जो समय लग रहा था वो 2-3 मिनट और बढ़ जाएगा, तो 4 से 5 मिनट आपको लगेगा उधर से घूम के जाने में। ठीक है, तो उसी तरह से आपका इसमें भी दिक्कत आएगी। जब यहाँ पे ब्लॉकेज है तो इसके आगे ये नहीं जा सकता है। तो जब इधर कंडक्शन पूरा होगा अपना, तो उस समय इस इन सेल्स को तो कोई इंपल्स नहीं मिला है, लेकिन इन सेल्स को मिल गया है। तो ये सेल्स देखेंगे कि इधर नहीं गया है, तो इस रास्ते से इसको भेजा जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, ये फिर से कंडक्शन होगा। तो इन जब ये बाईपास करके इधर साइड से होकर जाएगा जब, तो आपका जैसे यहाँ पे बताया मैंने, साइड से जब होके जाएगा तो आपका ड्यूरेशन ज्यादा लगेगा। इसी वजह से हमारा QRS कॉम्प्लेक्स वाइड होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है। ठीक है, तो जो 5 स्टेप हमें बताना था, उसमें जो 2 स्टेप रह गए थे उनको मैंने आज कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही है। ठीक है, ये मेरा YouTube चैनल है। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहें और आप कुछ ना कुछ सीखते रहें ECG के बारे में या अदर सब्जेक्ट के बारे में, तो इस चैनल पे यहाँ पे आप सॉरी इस चैनल पे यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा चैनल, और आप इस तरह के अपडेट्स पाते रहेंगे। कोई भी अगर नई मेरी वीडियो आती है तो आप तक पहुंच जाएगी और आप उसको देखकर अपने ECG के नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।